नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी को जेल भेज देंगे, आने दो सरकार जरा। मन की बात जुबान पर आ ही गई, सिर फोड़ देंगे। उसके पहले आप मर जा मोदी सुन ही चुके हैं। नरेंद्र मोदी को गाली, नरेंद्र मोदी को श्राप का सीजन 2 चल रहा है। सोचिए, हफ्ते भर बाद वोट डाले जाएंगे और लोगों के बीच कहने के लिए क्या रह गया है? नरेंद्र मोदी को गाली। दर्शकों, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्टेड है, मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर बाहर है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती लैंड फॉर जॉब स्कैम में बेल पर बाहर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में 50-50 हजार के निजी मुचलके में बेल पर बाहर है। संजय सिंह शराब घोटाला केस में कंडीशनल बेल पर बाहर है। संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में बेल पर बाहर है। लेकिन 2024 के चुनाव में विपक्ष के मिशन को लीड कर रहे ये वो नेता हैं जो जमानत पर बाहर हैं। यहां तो जेल वाले नेता भी हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन जो मोदी विरोध के कैंपेन के पिलर्स हैं। केजरीवाल जी की तो जेल वाली फोटो भी कैंपेन का हिस्सा बन चुकी है। देखिए आपके स्क्रीन पर ये केजरीवाल की तस्वीरें हैं और केजरीवाल की तस्वीरें जेल लगी हुई बार्स के साथ हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ बेल और जेल वाले ऐसे नेताओं के अरमान सामने आ रहे हैं। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव जी की बेटी मीसा भारती ने कहा है, अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता जेल के अंदर बंद होंगे। ये मोहब्बत की दुकान है, याद रखिएगा। ये वो मीसा भारती हैं जो खुद बेल पर बाहर हैं और कब जेल जाना पड़े ये पता नहीं, कोर्ट की मर्जी। लेकिन तुर्रा देखिए, मीसा भारती ने मोदी को जेल में डालने की बात की तो चुनाव कैंपेन में मोदी मरेगा, डंडे से मोदी का सर फोड़ने वाला कैंडिडेट चाहिए और यहां तक कि मोदी के टुकड़े कर देना जैसे बयान पहले ही आ चुके हैं। मोदी को अपशब्दों की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। उन्हें अपशकुनी कहा गया है, धोखेबाज कहा गया है, झूठों का सरदार कहा गया है, 10 सिर वाला रावण कहा गया है, ना जाने क्या क्या। सवाल पब्लिक का है कि क्या विपक्ष के मोहब्बत की दुकान में मोदी के खिलाफ सिर्फ गालियों का ही सामान है? यही है आज सवाल पब्लिक का। मैं जानती हूं कि जब राजनीति में अपशब्दों की बात होगी, भाषा की मर्यादा की बात होगी, तो कोई भी राजनीतिक दल पाक साफ नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था, लालू जी टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। टिकट बेचने के मामले में उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। पहले उससे किडनी लिया, फिर उसको टिकट दिया। वो सारण की आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य की बात कर रहे थे। मैं मानती हूं कि ये बयान ना सिर्फ गलत था बल्कि दुर्भावना से भरा हुआ था। बीजेपी को ऐसे बयान पर देश को जवाब जरूर देना होगा। लेकिन आज सवाल सिर्फ अपशब्दों का नहीं है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का कैंपेन उनको नुकसान पहुंचाने या उनका अमंगल करने की नौबत तक जा पहुंचा है क्या? सवाल यह है कि मोदी के पास 400 पार का नारा है। क्यों 400 के पार होगा, इसको समझाने का विजन भी है। तो विपक्ष के पास क्या है? गाली है, जाति पर सवाल है, 60 साल राज करने के बाद सारा धन बांट देंगे जैसे ऐसे ख्यालात हैं जिसको पब्लिक समझ ही नहीं पा रही। देखिए कि अब की बार के चुनाव कैंपेन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहले ये सुनिए मोदी के खिलाफ क्या कहा गया। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को,
प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए। तो डिफॉल्टर आदमी, तो डिफॉल्टर आदमी जब हम बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। आज की ये बहस मोदी को जेल भेजने की धमकी को लेकर खड़ी हुई है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की कोशिश नहीं हुई थी क्या? 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नरेंद्र मोदी से 2002 की गुजरात हिंसा को लेकर लंबी पूछताछ की। वो भी मुख्यमंत्री थे और एक बार भी उन्होंने नहीं कहा था कि जांच एजेंसियों को पॉलिटिकल टूल बनाया जा रहा है, जैसा आजकल ईडी सीबीआई के लिए दावा किया जा रहा है। एसआईटी के चीफ रहे आर.के. राघवन ने अपनी किताब अ रोड वेल ट्रैवल्ड में लिखा है, 9 घंटों की पूछताछ में मोदी ने सभी सवालों के जवाब दिए। अपने साथ पानी की बोतल वो खुद लाए थे, चाय तक नहीं पी। यूपीए सरकार के दौरान ही मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट मिली, बाद में नहीं, मोदी काल में नहीं, यूपीए काल में एसआईटी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी। लेकिन बेल वाले नेता आज फिर मोदी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री का कोई पलटवार तो नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को मिली विपक्ष की गालियों को लेकर क्या कहा, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। कांग्रेस की सरकार होती ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, नरेंद्र मोदी को हराने का कोई काउंटर नैरेटिव नहीं मिल रहा, इसलिए नरेंद्र मोदी को गाली और धमकी। क्या मोदी का यह दावा दमदार है कि चुनावी हार सामने देख विपक्ष गालियां दे रहा है? क्या करप्शन पर एक्शन का बदला विपक्ष नरेंद्र मोदी को जेल भेज कर लेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पीयूष जोशी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता जी, आज बीजेपी में शामिल हो गए। और रोहन गुप्ता जी, आपका सवाल पब्लिक शो पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर हार्दिक स्वागत है। कम से कम इसी बहाने मैं कहूंगी बॉयकॉट टूटा, हम और आप कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं। रोहन गुप्ता जी, कई बार यह बात उठी कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी अगर सही हो
तो शायद मोदी को हरा सकती है। लेकिन विपक्ष की स्ट्रैटेजी में अगर सिर्फ नियत है बदले की भावना की, तो क्या ये स्ट्रैटेजी बुक में है? ये इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि गालियां देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और आज तो मीसा भारती जी ने जो कहा है वो तो मैं क्या कहूं, सोने पे सुहागा है गालियों के सीजन 2 में, कि बस हम आ जाएं जेल भेज देंगे मोदी को। नविका जी, पहले तो जो मुख्य मुद्दे हैं, मैं 15 साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अलग अलग पोजीशंस पे दिल से काम किया, और उसके पीछे एक रीजन था कि एक विचारधारा की बात थी, एक तो राष्ट्रवाद की बात थी और एक सेंट्रल विचारधारा की बात थी कि लेफ्टिस्ट नहीं होना चाहिए जो, और सेंट्रल का मतलब ये है जो ओरिजिनल महात्मा गांधी के, हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करें तो मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, सब धर्म मेरे धर्म है। और आज उल्टा हो गया, आज लेफ्टिस्ट विचारधारा कांग्रेस पार्टी हो गई कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब हमको ये सनातन का जब अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी के एलआई के द्वारा, हम लोग ऐसे ही स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग भी होती थी, हम बात करते थे, सब लोगों ने कहा, सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पार्टी के प्रवक्ताओं का एक ही मत था कि हमको इसका बिल्कुल जवाब देना चाहिए, विरोध करना चाहिए। नहीं हुआ क्योंकि मानसिकता पूरी लेफ्टिस्ट हो गई, और इस लेफ्टिस्ट मानसिकता के साथ में मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता कभी भी लेफ्टिस्ट मानसिकता का समर्थन ना आज किया है ना पहले किया है। 60 साल क्यों कांग्रेस पार्टी को इस देश ने दिए? क्योंकि सेंट्रल विचारधारा थी। दूसरी बात, मैं राष्ट्रवाद की बात पे आऊंगा। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाया था कि खालिस्तान के आतंकवादियों से मिले हुए हैं पंजाब के चुनाव में, पूरी तरह से पूरा चुनाव इसी मुद्दे पे था, आज उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जिस व्यक्ति के खिलाफ करप्शन के इतने बड़े घोटालों के आरोप कांग्रेस पार्टी ने एक्साइज नीति के ऊपर प्रेस कर किए कि आपकी इतनी मजबूरी है कि आप अपना राष्ट्रवाद का जो मुख्य मुद्दा है वो भूल के इतना बड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो 2-3 चीजें हैं। आज इंडस्ट्रियलिस्ट को आप गाली दे रहे हैं, आप दिल्ली में गाली दे रहे हैं और आपके राज्य जो है MOU साइन कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास से जो विश्वसनीयता विपक्ष की होनी चाहिए, वो विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई। कई बार वो सही भी बोलेंगे तो जनता नहीं मानेगी, ये क्योंकि जब तक विश्वसनीयता आपकी नहीं है, आपके नैरेटिव में विरोधाभास रहेगा, तब तक जनता कभी भी आप पे जो आपको विश्वास नहीं करेगी। और हर मुद्दे पे आपको 5 एग्जांपल देता हूं। OPS की बात करी, राज्यों के मैनिफेस्टो में हम लोग ने OPS की बात की, सेंट्रल में चला गया। EVM का 2 चुनाव, कांग्रेस पार्टी EVM जब थे उस समय पे 2 चुनाव जीते। आज EVM पे ठीकरा फोड़ने की बात करें, जितने भी युवा नेता लीडरशिप खड़ी करने की बात है, सारे युवा नेता छोड़ के किसी ने कारण बड़े नेताओं के अभिमान के कारण जा रहे हैं। एक बाजू ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम मानते हैं, फिर राम मंदिर में नहीं जाने का क्या तुक था। तो ऐसे काफी सवाल थे। हम लोग, प्रवक्ता भी एक नागरिक है, सनातनी है, देश के नागरिक है, चाहते हैं कि जो उस पार्टी में काम करते थे एटलीस्ट जनता का नैरेटिव, जो बॉटम का नैरेटिव है, उसको तो पार्टी कहीं ना कहीं उठाए। पर कहीं ना कहीं जो पुराने नेताओं के अहंकार के बीच में एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है अभी भी पुराना समय है, हम जिस प्रकार से चलाना चाहेंगे, देश की जनता मार्जिन ऑफ एरर देना नहीं चाहती। एक तरफ दूसरी पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में 2047 की बात करें, विजन की बात करें, हाइड्रोजन मिशन, सोलर मिशन, वंदे भारत, डिफेंस, एक्सपोर्ट, वाटरवेज का यूज करने का, भारत की इकोनॉमी को थर्ड। तो कहां कंपैरिजन कहां है? जिस कास्ट सेंसस की आप आज बात करें, आपकी सरकार में 1 साल तक आपने उसका इंप्लीमेंट नहीं किया। जनता के पास आप जब मुद्दे लेके जाते हैं और जनता को विरोधाभास दिखेगा, आप कितने भी सही होंगे, जनता आपको विश्वास नहीं देगी। वो विश्वसनीयता की कमी का खामियाजा आज पार्टी भुगत रही, और हमारे जैसे काफी कार्यकर्ता आहत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, क्या ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, और इस पर पार्टी में कभी चर्चा हुई? देखिए नविका जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं, जब पार्टी में था तब भी कभी भी मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के लिए नहीं की है, विपक्ष के हो या हमारे नेता हो, हमेशा मैं उसके खिलाफ रहा हूं। और जब भी आप ये टिप्पणी करते हैं, आप समझिए इसका फायदा नहीं होता, इसका नुकसान ही होता है। ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि आप अपने मुद्दों में उतना दम नहीं है, इसलिए आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करनी पड़ती है। जब भी होता है, आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने मुद्दों पे, अपने नैरेटिव पे भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। और पर आज कांग्रेस पार्टी में ये होगा कि जितनी भी आप व्यक्तिगत टिप्पणी करो, आपका प्रमोशन है, गाली दो, प्रमोशन लो। तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मुद्दों की बात कीजिए। बिल्कुल, जो अब ये एक नैरेटिव बन चुका है कि भाई गाली लो और प्रमोशन, गाली दो और प्रमोशन लो, ये नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आपको एक मुद्दा है, आप मुद्दों की बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर आप अटैक कीजिए, बात सवाल पूछिए, पर उस सवाल में ग्रेस होना चाहिए। और कोई भी पार्टी, मैं आज यहां पे बैठा हूं इसलिए मैं नहीं कहूंगा, कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को अपने मुद्दों पे, अपने नैरेटिव पे जनता के पास जाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। जनता कभी भी कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी पार्टी के द्वारा की जाए, जनता माफ नहीं करती।
बहुत बड़ी बात आपने कही और यही सवाल मैं प्रोफेसर सुबोध मेहता से पूछूंगी। सुबोध मेहता जी, जब मीसा भारती जी कहती हैं कि भाई हम आएंगे सत्ता में तो मोदी को जेल भेज देंगे, तो आपको सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी को जेल भेजना है, क्योंकि आपके खिलाफ केसेस हैं और विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, जो जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं। लालू जी भी कन्विक्टेड हैं लेकिन बेल पर बाहर हैं, लेकिन आपको सत्ता एकमात्र मोदी को जेल भेजने के लिए चाहिए। अब क्या इसलिए राजनीति हो रही है? क्या इसलिए चुनाव लड़े जा रहे हैं कि बस सत्ता आए और मोदी जी को जेल भेजे? नाविका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, 2024 का जो आम चुनाव, ये ऐसा आम चुनाव शायद भारत की राजनीति में पहली बार हो रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पहली बार हो रही है, जहां चौक चौराहे पे मुद्दे की बात नहीं हो रही है। और मुद्दों का, भारत के जनमानस के मुद्दों का अपहरण अगर किसी ने किया है तो सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के पर्दे के पीछे छुपकर, संस्थाओं को दुरुपयोग कर कर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुद्दों का अपहरण कर लिया है और मुद्दे को ये आने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन एज ओपोजिशन पार्टी हम लोगों का दायित्व बनता है कि संघर्ष और संवाद के माध्यम से ही हम अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकते हैं। संवाद का तरीका अलग अलग हो सकता है। इलेक्शन का समय है और इस इलेक्शन के समय में देश के जो नेता हैं वो माननीय प्रधानमंत्री है। अगर जो पॉलिसियां में कोई भी खामियां हुई होगी, अगर हम लोगों को लगेगा कि वहां पे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो हम तो ये बात करेंगे कि नेता अगर आप हैं, चौकीदार अगर आप हैं, तो आपको तो ये बोलना ही पड़ेगा ना कि अगर जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आया है, सेल कंपनियां बनाकर, ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर नहीं है, वो ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, और उसके बाद जो है उसको 5 गुना ज्यादा का उसको ठेका मिल जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है। अगर देश संविधान से चलता है, क्रिमिनल लॉ से चलता है, अगर लगता है हम लोगों को कि भाई जो चंदे का जो धंधा है, तो चंदे का जिसने धंधा शुरू किया है उसको तो गले में फंदा लगना ही चाहिए। यहाँ पे देश के नेता आप तो और आगे बढ़कर गले में फंदा डालने भी, मतलब कोर्ट भी आप, कचहरी भी आप, आरोप भी आपके। शलभ मणि त्रिपाठी जी, मीसा भारती जी जिस पार्टी में है और मीसा भारती का नाम जिस कारण से पड़ा था, वो पार्टी अब सिर्फ जेल नहीं भेज रही, अब गले में फंदा भी डालने को तैयार हो गई है शलभ मणि त्रिपाठी जी। अब जो जेल में, जो कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, जो बेल पर बाहर है, हेल्थ ग्राउंड पर जो बेल पर बाहर हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में, अब वो डिसाइड करेंगे फंदा किसको, कहां, किस मुद्दे पर। यहाँ कोर्ट कचहरी की दरकार ही नहीं है ना, कोर्ट कचहरी बंद करवा दीजिए। अब तो यहाँ गले में फंदा डलेगा और ये तय करेंगे आरजेडी के नेता। शलभ मणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, मुझे लगता है कि ये जो नफरत इनकी है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, इनका पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो प्रधानमंत्री जी के प्रति नफरत है, उसका सिर्फ एक कारण है कि आजादी के 7 दशक बाद भी, बोलने दीजिए, जैसे नाविका जी को समझाइए, आपके डिबेट में लगता है पहली बार है। आप बोल चुके हैं सुबोध, प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, आप बोल चुके। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर काउंटर का समय दूंगी जी। शलभ मणि जी। नाविका जी, आजादी के 6 दशक बाद तक इस देश के गरीब, इस देश के लोग, इस देश की माताएं बहनें कांग्रेस जैसी उनकी जो चट्टी बट्टी पार्टियां हैं, उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह थे कि भाषण देते थे, गरीबी हटाएंगे, आपको मजबूत करेंगे, आपको रोजगार देंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। मोदी जी का गुनाह एक है इनकी नजर में, कांग्रेस की नजर में मोदी जी का गुनाह सिर्फ एक है कि कैसे देश के गरीबों को मोदी जी ने सशक्त कर दिया, कैसे देश के माताओं बहनों को मोदी जी ने सशक्त कर दिया, कैसे देश के किसानों को मोदी जी ने सशक्त कर दिया। यही गुनाह है कांग्रेस पार्टी की नजर में। मोदी जी के प्रति जो नफरत है, वो नफरत है कि भाई तुमने गरीबों के लिए काम क्यों किया, तुमने माताओं बहनों को क्यों मुफ्त में सिलेंडर दिए, तुमने गरीबों को आवास क्यों दिए, तुमने किसानों को सम्मान निधि क्यों दी, तुमने देश को सशक्त क्यों किया, तुमने भगवान राम का मंदिर क्यों बनाया, तुमने पाकिस्तान जैसे कायर मुल्क को जवाब क्यों दिया। ये नफरत का कारण है और ये नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है। आप देखिए ना, मीसा भारती ने कहा और आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गले में फंदा डाल देंगे मोदी जी के, मतलब इनका वश चले तो ये मोदी जी को फांसी चढ़ा देंगे। और ये शुरुआत कहां से हुई?
राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो आप देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, राहुल गांधी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। और जो भी रोहन गुप्ता कह रहे थे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन रोहन जी ने कहा अभी, आप इनकी एक प्रवक्ता है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग समझते हैं, उनको गाली देने वाली प्रवक्ता के तौर पर लोग जानते हैं। आप उनका 2 दिन पुराना ट्वीट उठाकर पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस स्तर पे जा सकते हैं। आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी विचारधारा की लड़ाई है। आप गांधी परिवार के जो लोग हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आपने राम मंदिर नहीं बनने दिया, आपने धारा 370 नहीं हटने दी, आपने देश को सशक्त नहीं किया। इन विचारों की लड़ाई है, कोई दुश्मनी थोड़े आपसे। लेकिन जो भाषा है कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की हो, चाहे उनके जो दल है मीसा भारती की हो, चाहे इनके प्रवक्ता की है, इनका वश चले तो ये मोदी जी को आज डायनामाइट लगाकर उड़ा दे। क्योंकि नफरत यह है कि कैसे मोदी जी ने वंशवाद की राजनीति का सफाया कर दिया, कैसे गांधी परिवार की जो वंश बेल बढ़ रही थी और जब चाहते थे राजा की तरह आते थे और बूटों से लोकतंत्र को रौंदते हुए राजा बन जाते थे, मोदी जी ने उसका सफाया कर दिया। किस प्रकार से आरजेडी का जो जंगल राज था कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उनके परिवार के लोग, उसका सफाया कर दिया। बिल्कुल तहसीन पूनावाला जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या यह सही है कि गाली दो प्रमोशन लो की प्रथा है कांग्रेस पार्टी में? आप जैसे प्रवक्ता, आप इतने बड़े सपोर्टर हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन आप मेन स्ट्रीम में नहीं है क्योंकि आप गाली नहीं देते, आपकी भाषा अच्छी है, आप मुद्दों की लड़ाई करते हैं, लेकिन आपने कभी गाली नहीं दी। शायद कांग्रेस पार्टी आपको ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं इसलिए बनाती। और आज जो वहां ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रहे हुए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह का एक स्ट्रैटेजी बुक बना हुआ है और ये स्ट्रैटेजी सबको दिख रही है। ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार के द्वारा कोशिशें नहीं की गई, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, किस तरह से सीबीआई की फाइल्स पर क्या क्या एंट्रीज की गई, कैसे की गई, क्यों की गई, ये सबको पता है। आप भी उस दौर में थे, मैं भी उस दौर में पत्रकार के होते हुए ये सारे स्टोरीज उजागर हम कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब एसआईटी ने बुलाया तो गए, बैठे 9 घंटे, जवाब दिए, नहीं कहा कि ये मेरे साथ बदले की राजनीति, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। आज विपक्ष को हो क्या गया है? नाविका जी, अव्वल तो आपको सभी, आपके दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और नवरात्रि का शुभ वक्त चल रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की बयान नहीं आनी चाहिए और मैं मीसा भारती जी के इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, हमारी लड़ाई भाजपा से, वो व्यक्तिगत लड़ाई किसी व्यक्ति या प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत सारे सवाल पूछने, नोटबंदी को लेकर 4 घंटे में जो लॉकडाउन के कई सैकड़ों लोगों की जाने तक चली गई, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम जेल में बंद करेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। वो पर्सनली लायबल या करप्ट नहीं है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हुई, रोज मैं आपके शो पे आके भाजपा को कहता हूं कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन कोई घर पे पैसे नहीं ले जा रहा, ये अलग किस्म की पॉलिटिक्स है। हम जिस मुद्दे के खिलाफ भाजपा के साथ लड़ते कि वो पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी को क्लैम करती है, 2 सिटिंग मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के अंदर है और वो भाजपा उसके लिए जिम्मेदार है। जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, हम वो चीज नहीं बन सकते। अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोकतंत्र वो उससे मजबूत नहीं होगा कि जिससे हम लड़ रहे हैं हम उसकी तरह बन जाए। लोकतंत्र उससे मजबूत होगा कि हम ऊपर उठे। दूसरी बात, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए, खैर उन्होंने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, मैं उन स्टेटमेंट्स में नहीं जाना चाहता। उन्होंने भी सोनिया जी को जर्सी का और राहुल जी को हाइब्रिड बच्चा का, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आज एक ऐसा वक्त है कि 2024 के चुनाव के वक्त हम सबको उठकर एक ऐसी नई राजनीति करनी होगी जिससे हम देश के अगले 10, 15, 20 सालों को डिफाइन कर सके। मेरी ये अपील है कि मीसा भारती जी का ये स्टेटमेंट को वापस उन्हें लेना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन हो जो इस वक्त जेल में हो, या प्रधानमंत्री हो अगर वे हारते, उनको जेल में डालने की बात हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ये मेरा लिमिटेड टेक है। मैं अपशब्दों की तो बात ही नहीं कर रही। और मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज यादव जी, अपशब्दों की बात नहीं हो रही, यहां मानसिकता की बात हो रही है कि भाई निपटाना है नरेंद्र मोदी को। और निपटाना कैसे है? आओ देखो ना ताओ, जो साम दाम दंड भेद बस निपटा दो। इसीलिए कोई कह रहा है जेल भेज देंगे, कोई कह रहा है लाठी से सर फोड़ देंगे, कोई कह रहा है टुकड़े कर देंगे। मैं इस बात पे नहीं जा रही। अब शब्द और चुनाव के वक्त इधर से भी बातें निकलती हैं, उधर से भी निकलती हैं।
आक्रोश में, लेकिन ये जो निपटाने वाली एक तरह से फीलिंग आ रही है, निपटाने वाले जो भावनाएं सामने आ रही हैं, क्या इसका कोई भी औचित्य है पॉलिटिक्स में? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। राजनीतिक रूप नरेंद्र मोदी जी को लेके आई थी और राजनीतिक रूप से जनता ही निपटाने से मेरा अभिप्राय मैं यही समझ सकता हूं, क्योंकि कोई नरेंद्र मोदी को नागपुर में थोड़ी नहीं चुना था, उनको तो भारत की जनता ने चुना था। हाँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अब बीजेपी को बड़ी दिक्कत है, पर्सनल और लगातार किस तरह विपक्ष को गाली दी है। यही नरेंद्र मोदी जी जो आपकी पिक्चर पे चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश में वोट दोगे समाजवादी पार्टी को तो मुलायम सिंह के बेटे को वोट दोगे। ये बात नरेंद्र मोदी जी के मुख से अच्छी नहीं लगी नाविका जी। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात कर रहा हूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोकतांत्रिक ढांचे में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, और अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं। आपका बड़ा दल है, आप का संगठन मजबूत है, आपकी सत्ता मजबूत है, तो आप विपक्ष पे करो ना पलटवार। कौन मना कर रहा है? हमने बांटे थे 20 लाख लैपटॉप, आप बांट देते 2 करोड़ लैपटॉप, कोई मना कर रखा था? हाथों में कोई हमने बेड़ियां जकड़ रखी थी क्या आपके? लेकिन आपने नहीं बांटा। आप किस पे हमला करते हो? व्यक्तिगत पार्टी पे, पार्टी के नेताओं पे हमला करोगे तो हमला ही पाओगे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए। और लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी नाविका जी ये समझना चाहिए कि देश के राजनीतिक दल के जितने भी नेता का अपना सम्मान है, सबके तो अपने कौन सी कसर छोड़ी थी यूपीए सरकार के साथ? तो आप भी थे ना यूपीए सरकार के साथ। रोहन जी, आपसे मैं पूछूंगी, कौन सी कसर छोड़ी थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने? आपने तो 15 साल कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। 2010 में जब नरेंद्र मोदी जी की क्वेश्चनिंग हुई थी, आप कांग्रेस पार्टी में रहे होंगे। आपने तब की सरकार में देखा नहीं किस तरह से सीबीआई में बदले जा रहे थे लोगों के बयान, किस तरह से नोटिंग्स बदली जा रही थी, किस तरह से पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है एक तरफ ले जाने की कोशिश हो रही थी। देखिए नविका जी, मेरा मानना है कि किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। कई बार ये आरोप लगते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें थी, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, महाराष्ट्र में थोड़े समय के लिए रही। अगर उनको लगता था कि कोई आरोप है और इसके ऊपर उनके लीडरों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए तो उसके समय में लेना चाहिए था। पर मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कोई भी एजेंसी दुरुपयोग नहीं करके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो जिम्मेदार है, जो कसूरवार है, उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। कोई पॉलिटिशियन होने से उसको इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। पर दोनों पैरामीटर पे ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एक तो अगर सबूत है तो कार्रवाई होनी चाहिए और वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पर जिस प्रकार से, मैं वापस केजरीवाल जी की बात पे आऊँगा, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि 1 to 1 है, इसीलिए मैं आज आपके बीच आया था। मैं आज डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी खैर आपने बुलाया, आपने आमंत्रित किया, मैं रहा हूँ, बट आई वॉज टोल्ड 1 to 1। बट जिस प्रकार से केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी के इतने बड़े चार्जेस हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रकार से उनके आरोप थे, तो मुझे लगता है जब इतनी चीजें हो उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, उसको आप बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकते। और लॉ अपना काम कर रहा है, सजा तो कोर्ट सुनाती है, सजा कोई पर्टिकुलर एजेंसी नहीं सुनाती। अगर सबूत है तो आप करिए, वहां से आपको बेल मिल जाएगी। पर लॉ के सामने जो गुनहगार है, वो पॉलिटिशियन हो नहीं हो, उसके सामने इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब सवाल का जवाब यही है पीयूष जोशी जी कि अगर मुद्दा है करप्शन का, तो ये करप्शन का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया था, और जब कांग्रेस पार्टी ने उठाया था तब घोटाला था। अब घोटाला गायब हो गया क्योंकि आप दोस्त हो गए। अब इस तरह की राजनीति में अगर प्रधानमंत्री एक स्टैंड ले रहे हैं, और वो क्यों स्टैंड ले रहे हैं? स्टैंड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि घोटाला हुआ है, आरोप लगे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, और इसीलिए कोर्ट के माध्यम से अगर जेल या बेल का फैसला होता है तो वो होता है। इसमें प्रधानमंत्री के साथ बदला लिया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा, और यहां तक कि आज प्रोफेसर सुबोध मेहता जी ने तो यह भी कह दिया कि उनके गले में फंदा होना चाहिए। अरे भाई, ये क्या कंपटीशन है कि कौन ज्यादा जेल भेजेगा, कौन कम जेल भेजेगा, कौन सत्ता में आएगा तो सिर्फ जेल भेजने की बात करेगा क्योंकि उन्होंने हमें जेल भेजा था? अब इस तरह से चला करेगी ये देश की संस्थाएं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी व्यक्तिगत बयान आते हैं वो दुखद होते हैं और उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, लगातार की जानी चाहिए, हर मन से की जानी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है कि इस देश के आज की यदि हम परिस्थिति में देखें तो सबसे बड़े नेता तो प्रधानमंत्री हैं, ये बात मानने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को मर्यादाओं की जो सीमा है उसका सम्मान स्वयं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आमतौर पर देखे गए हैं कि हर मंच से, चाहे वो मंच जो भी हो, उस व्यक्तिगत सम्मान की, मान की मर्यादा कभी नहीं रखते हैं। वो सदैव मजाक और मखौल बनाते दिखते हैं अपने विपक्षियों का। विपक्षी भी जो हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की बात ले लें तो भाई आज आम आदमी पार्टी की इस देश के 2 राज्यों में सरकार है। 2 राज्य छोटी बात नहीं होते हैं। एमसीडी में वो चुनाव में आपको हरा चुके हैं। तो ये बात ठीक है कि भाई आपने उन्हें जेल में डाल दिया क्योंकि आपने एक इस प्रकार का कानून पारित करवाया है जिस कानून का दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आप उन्हें जेल में बंद रख सकते हैं। ये बात सही है कि निर्दोष हैं तो अंततोगत्वा तो वो निर्दोष साबित होंगे और न्यायालय से उन्हें राहत मिलेगी। तो जब तक नहीं राहत मिलेगी 2 तरीके की लड़ाई जारी है, न्यायिक तौर पर लड़ाई जारी है और राजनीतिक तौर पर लड़ाई जारी है। तो जब राजनीतिक तौर पर लड़ाई जारी रखी जाती है तो फिर ऐसा विलाप नहीं करना चाहिए यदि आप स्वयं मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अब हम व्यक्तित्व आधारित राजनीति के युग में जी रहे हैं। आप माने या ना माने, व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं मुद्दों की तुलना में। व्यक्तित्व लगभग मेरा ये मानना है राजनीतिक दलों से तो बड़े हो ही चुके हैं। जैसा हम बोलते हैं मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं बोलते हैं। तो जब व्यक्तित्व पे बात आ रही है तो व्यक्तित्व आधारित राजनीति से मुद्दा आधारित राजनीति पे लाने के लिए इस देश की जनता को, इस देश के जनतंत्र को, इस देश के हर व्यक्ति को, राजनीतिज्ञ को बहुत ज्यादा परिष्कृत करना पड़ेगा, खुद को बहुत ज्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी में हमें बनना पड़ेगा। और अभी तो ये दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती, दूर की नजर आती है क्योंकि आप रिसीविंग एंड पर हैं। लेकिन आप जब वोट मांगने जा रहे हैं, आप वोट मांगने जा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप विजन क्या दे रहे हैं कि हम आएंगे तो हमारे आने का कारण एक ही है कि हमें मोदी को जेल भेजना है। शलभमणि त्रिपाठी जी, इसका कहीं औचित्य है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो इस कदर घबराया हुआ, इस कदर हताश है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप उठाकर देखिए ना, 2014, 2019, 2024 बीच में भी और सारे चुनाव हुए हैं। जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए तो बार बार अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी और जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हुई, प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। जब इनको लगता है कि मुद्दे खत्म हो चुके, मुद्दे चलने वाले नहीं, और मुद्दे चलेंगे कैसे? आप इस देश में भगवान राम के मंदिर का विरोध करेंगे, जनता आपके साथ खड़ी होगी। आप इस देश में सनातन को डेंगू बोलेंगे, आप इस देश में सनातन को मलेरिया बोलेंगे, देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शराब की दलाली की, उसमें पैसे कमाए, और आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और केजरीवाल एक हो जाएंगे तो क्या देश की जनता पर विश्वास करेगी? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पंजाब में खालिस्तान का पैसा और जो कनाडा से पैसा आया वो आम आदमी पार्टी के पास आया। आज दोनों एक साथ मिलकर घूमेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो देश की जनता पर विश्वास करेगी। इस पूरी नाउम्मीदगी के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जो इस देश में उम्मीद जगाता है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और इसलिए आपको नफरत होती है। क्यों? क्योंकि आप जब जाते हैं गरीब मोहल्ले में किसी फुटपाथ पे तो इस देश का गरीब बोलता है कि मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं। आप किसी गरीब महिला के पास जाते हैं तो वो कहती है कि मैं मोदी जी के साथ खड़ी हूं क्योंकि उन्होंने मुझे उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। आप किसी किसान के पास जाते हैं तो कहते हैं पहली बार हमारे जेब में पैसे, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं। और कई बार किसान परिवारों में होता था कि सामने राशन होता था, बोरे होते थे, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते थे। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से बड़े बड़े बुजुर्गों के पास पैसे पहुंचाए, तो उनको इलाज का पैसा चाहिए, नाती पोतों के पैसे चाहिए, इसलिए नफरत है मोदी जी से। और इस मोदी जी की नफरत से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। शलभमणि त्रिपाठी जी काउंटर आ रहे हैं। पहले तहसीन पूनावाला, पीयूष जी आपके पास आ रही हूँ, प्रोफेसर मेहता आपके पास भी आ रही हूँ, पर पहले तहसीन। नाविका जी, मुझे पता नहीं था रोहन अब भी शो पे बैठे, तो ऑल द बेस्ट उनको, उनकी नई पारी, नई इनिंग्स के लिए। बहुत अच्छे प्रवक्ता थे वो कांग्रेस के लिए और अब नए रोल में उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। नाविका जी, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। जब भी इस मुल्क पे कोई आफत या कोई तकलीफ आई, जब भी इस मुल्क में कोई परेशानी आई है, सबसे पहले भाजपा ने मैदान छोड़कर भागे। चाहे फिर वो नोटबंदी से लोगों को परेशान करना, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी थी, लॉकडाउन करना, ऑक्सीजन पे जीएसटी लगाना, टैक्स लगाना, लोगों का साथ छोड़ना, या आज वर्तमान में जब इस मुल्क में एक हार्ट अटैक का पैंडेमिक है, उत्तर भारत में कैंसर का पैंडेमिक है, वर्तमान सरकार उस पर बातचीत नहीं करेगी। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं, ये मुद्दों को उठाना चाहिए, रोन उस बात में ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को
जेल में बंद करें। और जहां तक सवाल था केजरीवाल जी का, देखिए कानून इस तरह से है कि वो दोषी तो इन्हें उठा कौन रहा है? ये मुद्दे कौन उठा रहा है? राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? जाति जनगणना, जाति, हम जितने लोग कमाएंगे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वेल्थ, यानी आप सारा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कार्ल मार्क्स के समय में रशिया में नहीं चला, चीन में नहीं चला, वो आप अब कर देंगे। कोई मुद्दा आपके पास ठोस नहीं है। उधर मीसा भारती कह देंगी कि जेल में डाल दो, मेहता साहब आप कह देंगे गले में फंदा डाल दो। अब ये किस तरह की राजनीति है? नाविका जी आपने मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। ये देश कानून से और संविधान से चलेगा। अगर कोई चंदे का धंधा किया है तो उसके गले में फंदा पड़ेगा, ये मैंने बोला। संविधान और कानून के हिसाब से पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, शलभ त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जीएसटी, आप देखिए किसानों का इन्होंने जिक्र किया, किसानों का क्या हाल हो गया। 700 किसान अपने जान, उनकी एक तरह से समझिए स्वर्गवास हो गए। और इन्होंने कानून पास किया, विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन इन्होंने कानून पास किया। एमएसपी की इन्होंने वादा किया था, डबल इनकम की वादा किया था, एमएसपी डबल कर देंगे, इन्होंने डबल एमएसपी नहीं किया। यहाँ तक कि किसानों का जो उपक्रम है 28% जीएसटी किसानों के उपक्रम पे लगता है। और उसके बाद इन्होंने उज्ज्वला योजना का नाम लिया। उज्ज्वला योजना में देखिए 7 करोड़ लाभार्थी हैं। अभी डाटा आया है कि पिछले 1 सालों में 5 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं कि 1 साल में एक रिफिल भी उन्होंने नहीं भर पाया है। कारण क्या है? कारण ये है कि 450 का सिलेंडर अब लगभग 1100 का सिलेंडर हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इनके आयुष्मान भारत में भी कैट का रिपोर्ट आया हुआ है। तो ये न दवाई की बात करते हैं, न पढ़ाई की बात करते हैं, न कमाई की बात करते हैं, न सिंचाई की बात करते हैं, न सुनवाई की बात करते हैं। और ये सिर्फ बात क्या करते हैं? मुझे बता दीजिए इनमें से कौन से मुद्दे मीसा भारती जी ने उठाए थे? मीसा भारती जी ने कौन से मुद्दे उठाए थे? और आपने जो फंदा कहा उसमें अब आपने संशोधन किया कि अरे भाई हम कह रहे थे संविधान और कानून, ये आपने पहले नहीं कहा था। ये शब्द आपके संविधान और कानून नहीं थे, आपने सिर्फ कहा फंदा आ जाएगा, यानी कि कानून की जरूरत नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करिए, फंदे डालिए, यही आप चाहते थे। अब आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसमें किसी को कहां कोई दिक्कत है? आप विपक्ष में हैं, आपका काम है जवाब मांगना, और मांगना चाहिए, सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए, इसमें किसी को परहेज नहीं है। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि विपक्ष घेरे सत्ता पक्ष को, इससे कोई किसी को परहेज नहीं है। लेकिन मनोज यादव जी, जब सिर्फ कोई कहता है लाठी से फोड़ दो, कोई कहता है सनातन जो है वो मलेरिया है, डेंगू है, एड्स है, ये किस तरह की भाषा हो गई है? और क्या विपक्ष अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहा? मैं आपसे पूछती हूं, आप तो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हमारी आपकी कई बार इस बात पर चर्चा हुई है। जब डीएमके ने ऐसा वाक्य कहा, आपको सही लगा? आपके अलायंस पार्टनर है ना, आपको सही लगा उनका वाक्य? नहीं, देखिए, हम किसी भी ऐसे शब्द का समर्थन नहीं करते हैं जिससे देश के आम जनमानस की भावनाओं को तकलीफ हो। वो चाहे समाजवादी पार्टी का नेता दे, बीजेपी का दे, या कांग्रेस का दे, किसी भी दल का दे, हम उसका समर्थन कभी नहीं करते। लेकिन हमको और हमारे नेता को, ये सलामड़ी जी बैठे ना, इनके ज्ञान से कब निकलेगा आदरणीय नेताजी को हत्यारा शब्द कहा गया? इनके मुख से कभी निकला कि आप कितना गंदा शब्द बोलते हो? क्या किसी देश के कानून ने आदरणीय नेताजी को हत्यारा कहा था क्या? किसी कानून ने क्या सजा दी थी क्या? लेकिन ये लोग नैरेटिव बनाने वाले, और कहाँ हो अब? आप सत्ता में नहीं हो, और ना प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, समझते ना? कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम भी वही हैं, आप भी वही हो। अब ये सत्ता आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री तब होते हैं जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएं, और अगर वो हार जाएं, और जब तक नई सरकार स्वेर इन होती है तब तक वो सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। तो या तो संविधान आप समझ लें। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाए उनका जवाब शलभमणि त्रिपाठी जी देंगे। और शलभमणि त्रिपाठी जी, एक बार सम्राट चौधरी की बात का भी आप जवाब दे दीजिए, जिन्होंने कहा कि लालू प्रसाद, और ये भद्दी बात है, एक पिता अपनी पुत्री को क्या किडनी के बदले टिकट दे रहा है? सोच छोटी है, सोच गलत है, इसका भी जवाब। नाविका जी, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि किसी इस प्रकार की कोई भी बयान जो किसी को तकलीफ पहुंचाते हो व्यक्तिगत तौर पे,
हम एकदम उसके साथ नहीं खड़े और किसी को भी साथ नहीं खड़े होना चाहिए। इस प्रकार के बयान नहीं आने चाहिए। हमारे विचारों की लड़ाई है, हम खूब लड़ेंगे, हम मनोज यादव से लड़ेंगे, हमारे और जो भाई उनसे लड़ेंगे। विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, शब्दों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक कहना है, मनोज यादव जी, आपको याद होगा पार्लियामेंट के भीतर खड़े होके नेताजी ने क्या कहा था और मोदी जी के लिए कहा था, और आपको आशीर्वाद नहीं दिया, आप तो उनकी पार्टी के हैं। उन्होंने चुनाव में कहा था कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री चुनकर आएंगे। मोदी जी ने कितना बड़ा सम्मान किया, अखिलेश जी जाके सम्मान लेकर आए। बोलने दीजिए मनोज जी बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, बताइए ना, मेरा बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए। आशीर्वाद दिया, बड़े दिल से आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन देखिए नाविका जी देखिए क्यों कहा? कब बोला भैया, किसने बोला, किसने बोला, अरे किसने बोला? जबरदस्ती आप कह रहे हैं थोड़े को मान लेगा, और आपके जबरदस्ती कह रहे हैं को थोड़े मान लेगा। नाविका जी को शांत करें, कैसे बात हो पाएगी? मनोज जी आप आलोम विलोम करिए, तब तक छलमनी त्रिपाठी जी की बात भी सुन लीजिए। ऐसा है, आप लाख यहाँ झूठ बोलिए मनोज भाई, टीवी डिबेट पे बैठ के। पूरे देश ने देखा है कि मोदी प्रधानमंत्री जी ने नेताजी को और नेताजी ने प्रधानमंत्री जी को कितना सम्मान दिया, कितना आशीर्वाद दिया, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री जी ने जितने बड़े सम्मान से उनको नवाजा है, वो आप कितना भी बोल लीजिए टीवी पे, झूठ, उससे कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए 2019 के चुनाव के पहले नेताजी आशीर्वाद उन्होंने दिया कि दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए। आपके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। नेताजी का कद बहुत बड़ा है और मनोज यादव जी का कद बहुत छोटा है। यही सवाल उठा रही है सिमरन का मंडी हिमाचल से सवाल है, कमजोर और विचार रहित व्यक्ति ही गाली का उपयोग करता है, तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर और विचार रहित हो गया है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, मोदी सीएम थे तो उन्हें जेल भेजने की साजिश हुई, लेकिन जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, अब पीएम है तो जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या मोदी को 400 पार कराने का इरादा है विपक्ष का? प्रांशी का अहमदाबाद से सवाल है, क्या मोदी को गाली से साबित नहीं होता कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है? अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, कांग्रेस काल में गैस के लिए 4 घंटे की लाइन लगानी पड़ती थी या 10 दिन इंतजार करना पड़ता था, आज 2 घंटे के अंदर मेरे घर गैस आ जाती है। क्या किसी और सरकार में यह संभव हो सकता था? श्याम बिहारी अग्रवाल का व्हाट्सएप पर सवाल है, प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी दुर्भावना के साथ बात कैसे हो सकती है? क्या यह भारत और भारत के संविधान को ठेस पहुंचाना नहीं है? जवाब दीजिए पीयूष जोशी जी। पीयूष जोशी जी, जनता सब समझ रही जी। सबसे पहली बात तो कि जैसे कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैंने कह दिया था कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से ऊपर उठने की तरफ हम सबको प्रयास करना चाहिए, पर क्यों नहीं हो पा रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो रही बात जवाबदेही की, तो जवाबदेही तो बिल्कुल बनती है, हर किसी व्यक्ति की बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है, भारतीय जनता पार्टी के हर उस नेता की बनती है जिसने अरविंद केजरीवाल जी से लेके सोनिया गांधी जी से लेके राहुल गांधी जी को इतने इतने शब्द और अपशब्द बोले हैं कि ये जिसकी लिस्ट और निकालने जाएंगे तो एक पूरी पीएचडी की थीसिस बन जाएगी। रही बात उसकी कि भाई मुद्दा आधारित राजनीति होना चाहिए, पर मुद्दा आधारित राजनीति कौन नहीं करता है? कौन पूरे समय अपने सनातनी होने का तिलक लगा के, त्रिपुंड लगा के और भगवा पहन के कई किसी समय तक तो भद्दे रूप तक से आपके अलायंस पार्टनर क्यों ट्रैप में फंस जाते हैं? क्यों सनातन को गाली देने लगते हैं? क्यों हवा देते हैं? ये इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी का खेल है मेरे भाई। ये सिर्फ गाली देकर नहीं होगा, जनता को समझना चाहिए। और मोदी जी ऐसे हैं, वो कहते हैं ना कि वो दिन रात उनका दिमाग चलता रहता है और काम भी चलता रहता है, और इस तरह का जब उनको मौका मिलेगा तो कोई हाथ में आया कैच क्यों छोड़ेगा? सवाल है कि अपनी तरफ आप क्या कर रहे हैं, क्या विजन दे रहे हैं, इसका सवाल का जवाब सिर्फ विपक्ष दे सकता है। लेकिन बैठे बैठे सेल्फ गोल करना क्या विपक्ष की आदत सी बन गई है? और क्या यही कारण है कि मोदी के सामने टिकने में दिक्कत आती है? ये सवाल विपक्ष को गौर से देखना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा, और इसके कैसे बाहर निकलना है ये विपक्ष खुद ही तय कर पाएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन होगा तो नीतियों में होगा, और किस पर होगा? आप किन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं? तो इन मुद्दों की राजनीति की तरफ हम कब बढ़ेंगे, जनता इसका इंतजार कर रही है, क्योंकि पब्लिक है, सब जान रही है, सब समझ रही है। आज
इस शो पर बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। दर्शकों, नमस्कार करते